हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का यानी 2020 का जो है क्वेश्चन पेपर, उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी क्या होगी? What will be the focal length of lens combination of a convex lens of focal length 20 centimeter in contact with a concave lens of focal length 30 centimeter? यानी आपसे ये कहा गया है कि एक लेंस कॉम्बिनेशन है जो कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का है, यानी अवतल और उत्तल लेंस का है। अवतल लेंस जो है उसकी जो फोकल दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि इस कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा उसकी फोकल दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे हम f1 मान लेते हैं, जो कि प्लस 20 सेंटीमीटर है। वहीं कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे f2 मान लेते हैं, जो कि -30 सेंटीमीटर। अब अगर हम लेंस कॉम्बिनेशन की बात करें, लेंस कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। f1 जो है वो +20 है और f2 -30। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ गया 1/60, मतलब 1/f की वैल्यू 1/60, 1/60। तो f की वैल्यू 60 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बात करें लेंस कॉम्बिनेशन की, तो लेंस कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की तरह जो है व्यवहार करेगा, यानी बिहेव करेगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए, यानी राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी जो लेंस की पावर है उसकी यूनिट, उसका मात्रक और उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? What will be the power of a convex lens of focal length 50 सेंटीमीटर। यानी आपको ये बताना है कि जो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ या फोकस दूरी का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर यानी क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली अगर हम देखें 1 फोकल लेंथ होता है, यानी एक लेंस की क्षमता 1 फोकल लेंथ होती है। इसके जो एसआई यूनिट है यानी एसआई मात्रक है उसे हम डायप्टर है, उसे हम डी से डिनोट करते हैं। और इसमें जब हम फोकल लेंथ लेते हैं यानी जो फोकल दूरी या फोकस दूरी जो हम लेंगे वो मीटर में हम लेंगे। यानी पावर ऑफ अ लेंस इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। द पावर ऑफ द लेंस इज कैलकुलेटेड इन डायप्टर्स डी इफ द फोकल लेंथ इज गिवन इन मीटर। एक लेंस की क्षमता एक बटा फोकल लेंथ या फोकस दूरी होती है। लेंस की क्षमता की गणना डायप्टर्स डी में की जाती है यदि फोकल लंबाई मीटर में दी गई हो। अब आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि जो 50 सेंटीमीटर
फोकल लेंथ वाला जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी पावर यानी उसकी क्षमता क्या होगी। हमें एफ की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 50 सेंटीमीटर। किसकी है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस की। अब अगर हम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इसे हम +50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसे मीटर में बदलेंगे यानी 0.50 मीटर। अब अगर हम पावर की बात करें, P बराबर होता है 1/f 1/0.50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +2 डायोप्टर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। मेंशन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी आपको जो अपवर्तन का नियम है वो बताना है कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता क्या है इसे समझ लेते हैं। जब भी लाइट रे यानी प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि किसी रेयरर मीडियम से यानी विरल माध्यम से सघन यानी डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण इस तरीके से गमन करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। किसकी तरफ, जो अभिलंब है उसकी तरफ वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब क्योंकि आपका जो ये लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, वो विरल माध्यम से यानी जो आपका रेयरर मीडियम है उससे डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इस कारण वो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा मीडियम है या जो आपका प्रकाश की किरण है वो किसी सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, तो क्या होगा, जो रे है वो बेंड होगी, वो रे जो है प्रकाश की किरण है वो मुड़ेगी, लेकिन जो नॉर्मल है अभिलंब है उससे दूर मुड़े। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्वालिटी है लाइट की, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जब भी प्रकाश किसी भी माध्यम में अपतित होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, यानी कुछ नियमों के अनुसार ही वो किसी जो माध्यम है उस पर पड़ता है। तो अगर हम इन लॉ की बात करें तो पहला जो नियम है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे होती है, अपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब होता है, ये सब एक ही प्लेन यानी एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर ये लाई करते हैं। अगर हम इसके दूसरे नियम की बात करें तो जो दूसरा नियम है वो ये है कि जो साइन होता है एंगल आई का या एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो साइन है और एंगल आर का जो साइन है, इनका जो रेशियो होता है, इनका जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, स्थिर होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये क्या है, नियम है आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर है कि जो इंसिडेंट रे है यानी अपतित किरण है वो एयर से यानी विरल माध्यम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम की ओर जा रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है यानी अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर द, पहला, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेस, यानी अपतित किरण पर अपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपका अभिलंब है, ये सब एक ही प्लेन, एक ही तल पर होता है।
The ratio of sine of angle of incidence I and sine of angle of refraction R is constant. अब अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई की अपॉन साइन आर की, तो ये क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। किसी भी दो पेयर है मीडियम के, उनके लिए कैसी होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की रिस्पेक्ट। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ पे जो आपका आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी अपवर्तन कोण, और आर जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आई जो है आपका आपतन कोण है और आर है अपवर्तन कोण। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्य तरंग क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए ब्रोगली का संबंध बताइए। व्हाट आर मैटर वेव्स, गिव डी ब्रोगलीज रिलेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। यानी आपको बताना है कि तरंग, द्रव्य तरंग यानी मैटर वेव होती क्या है, और आपको रिलेशन देना है, डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है, मैटर वेव। देख लेते हैं कि मैटर वेव होती क्या है। वो वेव जो कि किसी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड है, कोई भी गतिमान कण है उसके मोशन से रिलेटेड जो वेव होती है उसे हम डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। यानी द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स। पदार्थ के गतिमान कणों से जुड़ी तरंगों को डी ब्रोगली तरंग या पदार्थ तरंग कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका मैटर वेव हो गई। अब हम निकालते हैं डी ब्रोगली का रिलेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, यानी मैटर वेव की जो वेवलेंथ है उसका जो तरंग दैर्ध्य है उसके लिए हम रिलेशन निकालेंगे। अब जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लैंक की जो इक्वेशन है एनर्जी की और आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, एनर्जी की जो इक्वेशन है, उन दोनों को कंबाइन किया, यानी डी ब्रोगली equated the energy equations of Planck and Einstein. अकॉर्डिंग टू प्लैंक, तो प्लैंक ने क्या बताया था, प्लैंक ने पार्टिकल का वेव नेचर बताया था। मतलब कोई भी जो आपके जो प्लैंक है उन्होंने वेव नेचर बताया था, एनर्जी जो किरणें हैं उनका, और जो आपके आइंस्टाइन है उन्होंने पार्टिकल नेचर बताया। तो अगर हम प्लैंक के अकॉर्डिंग देखें तो इक्वल्स टू एच न्यू होता है, वहीं अगर हम आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इक्वल्स टू आपका mc स्क्वायर होता है। ये आपका हो गया प्लैंक्स रिलेशन। ये हो गया आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो एच न्यू बराबर mc स्क्वायर एच। अगर हम न्यू की बात करें तो आप न्यू जो होता है वो c अपॉन लैम्डा होता है, आप ये जानते हैं। तो ये आपका c अपॉन लैम्डा हो जाएगा।
बराबर mc²। c से c कैंसिल, h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, यानी हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा बराबर h अपॉन mc हो जाएगा। फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, ऐसा कण जो v वेग से गतिमान है। लैम्डा हो जाएगा h अपॉन mv, और हम ये जानते हैं कि mv क्या होता है, मोमेंटम होता है p के बराबर, तो लैम्डा बराबर h अपॉन p, और p क्या है आपका यहाँ पे, मोमेंटम है, सामवेग है। तो इस तरीके से हम जो डी ब्रॉगली रिलेशन है उसको हम डिराइव करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन विद एग्जाम्पल। यानी आपको क्या करना है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या है, विभिन्नताएं क्या है, भिन्नताएं दोनों में क्या है, ये आपको बतानी है। तो अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें यानी नाभिकीय विखंडन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हैवी न्यूक्लियाई है, सॉरी न्यूक्लियस है, वो हल्के न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है कि हाई एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं उनको इसमें बॉम्बार्ड किया जाता है, और जिस कारण क्या होता है, ये स्प्लिट या हैवी जो एलिमेंट है ये टूट जाते हैं, इनका विखंडन हो जाता है हल्के एलिमेंट्स, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो उत्सर्जित हो। अब इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हल्के जो न्यूक्लियाई होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं हैवी न्यूक्लियाई बनाने में। जैसे आपका हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइंड होते हैं हीलियम बनने। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इस प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर हम बात करें फिजन की, तो फिजन नेचुरली अकर नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से ये ऐसा होता नहीं है। इसे हमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां इन्हें स्प्लिट कराना होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्यूजन की, तो ये नेचुरली अकर होते हैं, जैसे कि आपके जो तारे हैं, सूर्य है, तो उसमें जो एनर्जी जो वो उत्पन्न कर रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ही, नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही वो उत्पन्न कर रहा है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो इसका उपयोग बिजली के उत्पादन के लिए, एटम बॉम्ब बनाने के लिए इसी प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें, नाभिकीय संलयन की बात करें, तो इसका उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने के लिए किया जाता है, और जो सन है, सूर्य है, उसमें जो ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है वो इसी माध्यम से होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन, when nucleus of atom split into lighter nuclei through a nuclear reaction, the process is termed as nuclear fission। यानी वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें जो हैवी एटम है, भारी एटम जो है, वो हल्के न्यूक्लियाई में टूटता है, उनका विखंडन जो होता है वो हल्के न्यूक्लियाई में हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन की बात करें,
नाभिकीय संलयन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन थ्रू विच two or more light nuclei collide with each other to form heavier nuclei. यानी दो या दो से ज्यादा हल्के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं, यानी भारी नाभिक को बनाते हैं या न्यूक्लियस को बनाते हैं. When each atom splits, अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की, तो इसमें क्या होता है? When each atom split, जब हर एक एटम टूटता है, a tremendous amount of energy is released. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है. वहीं अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन की बात करें तो इसमें क्या होता है? The energy released during nuclear fusion, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पे जो एनर्जी ऊर्जा रिलीज होती है इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन. ये बहुत ज्यादा होती है. किससे? जब न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी उत्सर्जित होती है. फिजन रिएक्शन डू नॉट अकर नेचुरली. ठीक है, जो फिजन है यानी विखंडन की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक रूप से नहीं होती है. अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की तो फ्यूजन रिएक्शन अकर इन स्टार्स एंड द सन. और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो प्राकृतिक रूप से होती है. और किस में होती है? तारों में, सूर्य में. कंपैरेटिवली लेस एनर्जी इज नीडेड टू स्प्लिट एन एटम इन अ फिजन रिएक्शन. अगर हम फिजन रिएक्शन की बात करते हैं, विखंडन प्रक्रिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कम एनर्जी होती है वो चाहिए होती है किसी भी एटम को तोड़ने में या स्प्लिट करने में. हाई एनर्जी इज नीडेड टू फ्यूज टू और मोर एटम टुगेदर इन अ फ्यूजन रिएक्शन. और वहीं अगर हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, संलयन जो प्रोसेस की बात करें, तो इसमें दो या दो से ज्यादा जो एटम्स होते हैं उनको जोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है. एटम बम्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन. यानी जो एटम बम होते हैं ये आपके नाभिकीय विखंडन की जो सिद्धांत है उस पर कार्य करते हैं. हाइड्रोजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. यानी अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो इससे हम जो है ये जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से कार्य करते हैं. अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 हो तो ज्ञात कीजिए. यानी आपसे कहा गया है इन एडजेसेंट फिगर इफ करंट इज 0 इन रेजिस्टेंस 10. अगर रेजिस्टेंस 10 की बात करें, यहां से जो करंट जा रहा है वो कैसा है? 0 है. देन कैलकुलेट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x. यानी आपको प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है, प्रतिरोध का मान निकालना है. 4 ओम के प्रतिरोध में धारा करंट इन रेजिस्टेंस 4 ओम, यानी 4 ओम में करंट कितनी होगी ये आपको बता. आपको क्या दिया गया है कि इस केस में अगर 10 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0 है तो आपको इसको कैलकुलेट करना है. तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो 5 वोल्ट की बैटरी जो है ये करंट फ्लो करा रही है. आप जानते हैं इस तरीके से करंट फ्लो होगा. इसको हम I मान लेते हैं. अब ये बट जाती है यहाँ पे, तो ये ऊपर जो जा रही है वो I1 हो गई, नीचे वाली आपकी I माइनस I1 हो गई. अब अगर हम बात करें इस लूप की, नेक्स्ट लूप की, तो वहां पे आप जानते हैं कि 10 ओम से तो 0 करंट जा रही है, तो ऊपर से आपकी I1 ओम करंट जाएगी और नीचे से I माइनस I1, और ये यहाँ पे आपका I करंट जो है वापस इधर से फ्लो करेगा. अब ये आपको दिया गया है. अब इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे. तो आप क्या जानते हैं, अगर हम पहला लूप लें, ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं
ए बी सी डी। अब अगर हम ए बी डी ए वाला लूप ले तो इसमें I1 इंटू 3 प्लस हम इस डायरेक्शन से लेंगे, इस तरीके से आप जानते हैं। अब ये नेक्स्ट जो है ये हो जाएगा आपका I इंटू 10, जो I कितना है यहाँ पे करंट जो है वो 0 है, ठीक है, प्लस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो ये नेगेटिव में होगा, माइनस I माइनस I1 इंटू एक्स बराबर 0, यानी 3I1 माइनस I माइनस I1 एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब हम दूसरा लूप लेते हैं, ये हमने किसमें लिया था, इन लूप ए बी डी ए। अब हम दूसरा लेते हैं बी सी डी बी। इस लूप में अगर हम ले तो हमारा आएगा 6I1 माइनस 0 इंटू 10 ओम नेक्स्ट भी माइनस होगा, माइनस 12 इंटू I माइनस I1। तो ये हो जाएगा 6I1 माइनस 0 माइनस 12I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 6I1 माइनस 12I प्लस 12I1 इक्वल्स टू 0। 18I1 माइनस 12I इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दूसरी हो गई। अब तीसरी इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन इस लूप में हम देखेंगे तो ये आपका लूप हो जाएगा ACDF। इसमें x इंटू I माइनस I1, 12 इंटू I माइनस I1, ठीक है, 5 और आपका I इंटू 4। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो सेकेंड इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं 18I1 बराबर 12I या I1 इक्वल्स टू 12/18I। तो I1 की वैल्यू 2/3I होगी। I1 2/3I। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I माइनस 2/3I x प्लस 16I माइनस 12 इंटू 2/3I बराबर -5। तो ये आ जाएगा आपका 1/3I इंटू एक्स प्लस 16I माइनस 8I इक्वल्स टू -5। 1/3IX 8I बराबर -5। 1/3x प्लस 8
इंटू आई इक्वल्स टू -5। अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को माइनस करें या इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 करें तो ये आ जाएगा पास 12i माइनस 12i1 प्लस 5 प्लस 4i इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन है 3i1 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 16i माइनस 9i1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे i1 की वैल्यू रख दें तो i1 की हमारी 2/3i है, -5, तो 16i माइनस 6i इक्वल्स टू -5, 10i इक्वल्स टू -5, i इक्वल्स टू -1/2। तो i1 आपका आ जाएगा 2/3 इंटू -1/2, यानी i1 की वैल्यू आ गई -1/3। अब हमारे पास i1 और i2 की वैल्यू आ गई है, i और i1 की, सॉरी। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन में जो है i की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 1/3x प्लस 8 इंटू i की वैल्यू है -1/2 इक्वल्स टू -5। 1/3 या 1/6 -1/6x हो जाएगा ये आपका, -4x इक्वल्स टू -5। तो -25x अपॉन 6 इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू 6/5। तो जो x है उसकी वैल्यू आ गई 1.2 ओम। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि 4 ओम से कितना करंट पास होगा। तो 4 ओम से आपका जो करंट पास होगा वो I करंट होगा, यानी -1/2 एम्पियर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर। तो I की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0.5 एम्पियर है। तो बच्चों आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2020 का उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।